डियर बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स की एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.2 को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम एक्सरसाइज के पहले कर रहे हैं, कि लॉजिक क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसमें जो लॉजिक आपको ध्यान रखना है वो क्या करना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो उस सर्कल पे अगर आपने एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की है तो पहली बात तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो आप मैक्सिमम किसी एक पॉइंट से, आउटर पॉइंट से। तो मैक्सिमम वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स। तो अगर यहाँ पर P से आपने A और P दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है तो रूल क्या बोलता है या कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं, तो सीधे रिजल्ट में बता सकता हूं। पहला रिजल्ट क्या निकलेगा कि अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ। ऐसा नहीं कि टेंजेंट पूरी की पूरी इक्वल होगी, हमें कहां देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट से अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया वहां पर ये इक्वल होगी। दूसरी चीज यहां पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप इस O पॉइंट को लेके यहां से इनको ज्वाइन करते हो और ये 90 और ये 90 हो गया आपका, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल O आर सप्लीमेंट्री, मींस देयर सम इज इक्वल्स टू 180। मतलब अगर ये वाला एंगल मेरे को दे रखा है, दोनों जो आपके टेंजेंट्स हैं उसके बीच में इंक्लाइंड एंगल दे रखा है, तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए और बी, ये कितना एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, तो इट इज, अगर ये थीटा है तो इट वुड बी 180 माइनस थीटा। ये आपको याद रखने होंगे कुछ चीजें। तीसरी चीज कि अगर आप ओपी को ज्वाइन करते हो, ओपी को ज्वाइन करते हो तो इट विल बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स, मतलब ऊपर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, नीचे भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ऊपर भी आपका 180 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, नीचे भी 180 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल PAO वुड बी congruent with triangle PBO by what criteria, RHS क्राइटेरिया। कैसे RHS क्राइटेरिया, आप देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है आपके पास, ये रेडियस आपकी इक्वल है सही, और ये कॉमन लाइन है, तो बाय RHS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड बाय CPCT ही PA इक्वल टू PB आता है, और ये जो पार्ट्स है ये इक्वल आते हैं। ये तीन लॉजिक आपको याद रखने हैं। अगर ये तीन चार लॉजिक आप याद रखते हो तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसान होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको यहीं पर रहने दिया मैंने। ओके, चलिए आ जाते हैं नीचे एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, 1 और 2 को। इन्होंने क्या बोला, देखो डायग्राम क्लियर होनी चाहिए तो क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट O द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये एक सेंटर O ले लिया, एक परपेंडिकुलर लेके टेंजेंट बना दी ऐसी, ये एक टेंजेंट बना दी। अब हमें क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट O, एक पॉइंट O लेना है, तो ये पॉइंट, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q लेना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24। अगर मैंने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लिया तो मुझे पहली चीज क्या दे रखी है कि ये वाली जो लेंथ है Q से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की, ये है 24, वही तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। फिर क्या बोला गया कि अगर आप इसको सेंटर से ज्वाइन करते हो तो दिस पर्टिकुलर लेंथ वुड बी ऑफ 25। तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगी, तो यहां पर दो लॉजिक आपको पता होने चाहिए, दो क्या, इनफैक्ट एक लॉजिक से काम हो जाएगा कि सिंस वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अगर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है दैट मींस एंगल P जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, पहली बात तो। और अगर 90 डिग्री हो गया तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल OPA, OPA में एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है। अगर एंगल P 90 डिग्री है तो आई एम राइटिंग कि OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर। अब OP का स्क्वायर हमें निकालना है, R का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, और OQ का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर 625, उसमें से माइनस कर देंगे 24 का स्क्वायर दैट इज 576। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी 49, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। हालांकि प्लस माइनस में आएगा लेकिन ये रेडियस की बात चल रही है और रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल O दे रखा है ना, और एंगल आपसे T पूछा है। तो बड़ा आसान सा है, ये फैक्ट मैं अभी समझा भी चुका हूं। इनफैक्ट मैं इसको एक काम करता हूं, डायग्राम को वापस बना लेता हूं। ये एक सर्कल है, ये पॉइंट O है, यहां से दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट यहां 90 बना रहा है,
एक टेंजेंट यहाँ 90 बना रहा है। अगर वो टेंजेंट 90 बनाते हुए नहीं भी दिखा रखा है तो भी आपको दिमाग से ये तो बोल ही सकते हैं आप कि अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो टेंजेंट ही होगी, और टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री बनाएगा। तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। दिस पॉइंट इज टी, दिस इज गिवन एज क्यू एंड दिस इज गिवन एज पी, है ना। और गिवन इज की सेंट्रल एंगल इज 110 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल टी। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि सिंस POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T मस्ट बी इक्वल टू 360 बाय एंगल सम। एंगल P की वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि वो रेडियस और टेंजेंट का लॉजिक लग रहा है। एंगल O कितना दे रखा है, वो 110 दे रखा है। एंगल Q कितना है 90, क्योंकि अगेन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। एंगल T ये हमें फाइंड करना है, तो यहां से एंगल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 और 90 180, 180 से हो जाएगा 290, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 290, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो जो एंगल टी होगा वो कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। कौन सा लॉजिक लगाया कि सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो दो एंगल 90 90 के निकल के आ गए और वहां से हमारा काम हो गया। और ऊपर मैंने एक फैक्ट भी बताया था कि जब भी आप टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो सेंट्रल एंगल बनेगा और जो बाहर वाला एंगल होगा वो दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होंगे। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी आप कर सकते हो कि अगर ये 110 है तो बाय लॉजिक ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल दिस वुड बी 70 डिग्री। तो दोनों तरीके में से कैसे भी कर सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ पी ए एंड पी बी फॉर्म, if the tangents PA and PB form a point P to the circle with a center O are inclined to each other at 80 डिग्री। देखो वही वाला केस आ गया है। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम लेके चलता हूं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल, हियर वी हैव अ पॉइंट P एंड गिवन इज कि PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। तो ये PA बना दिया मैंने और ये PB बना दिया, ये PB बन गया। ये मैंने पॉइंट O ले लिया, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस और टेंजेंट तो 90 होगा, तो ये 90 पहले ही बना के रख लिया और ये 90 पहले ही बना के रख लिया। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। क्या बोला कि द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद अ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, कि ये दोनों एक दूसरे से 80 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, मतलब इन दोनों के बीच में 80 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है। तो आपको बताना है कि एंगल POA की वैल्यू क्या होगी, मतलब यू नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एंगल POA, ये निकालना है। हालांकि मैं इसको समझा चुका हूं आपको ढंग से, बट फिर भी एक बार हम सब्जेक्टिव अप्रोच से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले कि सिंस PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो वापस वही कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू 360 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। P की वैल्यू कितनी है 80, A की वैल्यू कितनी है 90, O तो हमारे पास O है इसी, B की वैल्यू भी है 90, सो इट इज इक्वल टू 360। तो यहां से एंगल O कितना निकल के आ जाएगा, O निकल के आ जाएगा 100 डिग्रीज। ये तो आपने पहला काम कर लिया, है ना। आप दूसरे लॉजिक से भी निकाल सकते थे कि दो टेंजेंट्स के बीच में बना हुआ एंगल और उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एक 80 है तो दूसरा पक्के से सेंट्रल वाला 100 ही होगा। तो मैंने ये जो एंगल O निकाला है, ये कौन सा निकाला है, एंगल AOB निकाला है, क्योंकि PAOB में एंगल जो O है वो AOB ही है। ये तो पहली चीज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, नाउ इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, PAO और PBO को देखो, PA और PBO में क्या क्या इक्वल है, देखो OA इज इक्वल्स टू OB है, क्योंकि बोथ आर रेडियाई, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होती है। और लाइन OP जो है वो दोनों में कॉमन है, दिस इज अ कॉमन लाइन, और वी कैन से हाइपोटेनियस। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, सो बाय RHS क्राइटेरिया triangle PAO would be congruent with triangle PBO। देखो अब हमें जिसकी जरूरत है हम उसी पे खेलेंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस एंगल APO मस्ट बी इक्वल टू एंगल BPO, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 80 है और आपने APO और BPO को इक्वल कर दिया है तो दोनों 40 40 में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 80/2 के इक्वल, आधे आधे डिवाइड होके कितना दे देंगे 40 डिग्रीज दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑल्सो
एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। ठीक है, अब पूरा एंगल O कितने का था, ये आप पूरा 100 निकाल चुके हो, तो अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 100/2 हो जाएगा, और 100/2 कितना देगा 50। इसका मतलब जो अपर एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, जो हमसे पूछा है वो 50 डिग्रीज का। तो देख लीजिए, केवल हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा और सीपीसीटी से एंगल्स के पार्ट्स इक्वल कर दिए, पूरे पूरे हम निकाल चुके थे, बस उनको आधा आधा करके हमने प्रूव कर दिया। सो आई गेस दिस क्वेश्चन वुड बी क्लियर टू यू नाउ। अगला क्वेश्चन प्रूविंग पार्ट पे है। क्या बोला गया, हमें बोला गया प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो मैंने ए बी एक डायमीटर बना दिया ऐसा कुछ। अगर ए बी डायमीटर बनाया तो पक्के से वो किससे जाएगा, सेंटर से ही जाएगा। अब इस पे मैंने टेंजेंट्स बना दी, मतलब मैंने बी पे भी टेंजेंट बना दिया और मैंने ए पे भी टेंजेंट बना दी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स बनी है ये पैरेलल है। तो अगर इसको हम लाइन दे दें पी क्यू और इसको लाइन सेगमेंट मान ले आर एस, ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन इज ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये ए बी डायमीटर है। और टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है कि लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दिस वी हैव टू प्रूव। कैसे प्रूव करें, तो चलिए बड़ा आसान सा केस हो गया है। कैसे, वी नो दैट कि ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का रेशियो है और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अगर इनका रिलेशन है तो ये तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। और जब ओ ए 90 डिग्री हो गया पी क्यू पे, तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा। दैट मीन्स आई कैन से कि एंगल ओ पी ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल, सॉरी उल्टा लिख दिया, ओ ए पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू एंड बोथ मस्ट बी इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, फिर सिमिलरली मैंने लिखा कि OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू RS, OB भी RS के परपेंडिकुलर है, क्योंकि OB भी रेडियस है और RS भी गिवन टेंजेंट है अपने को। ये तो टेंजेंट लेके ही चल रहे हैं हम लोग। अगर ये टेंजेंट है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो मैंने क्या लिखा इस कंक्लूजन में, दैट मींस OBR must be equal to OBS and it is also equal to 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBS, मतलब मैंने ये बोला कि ये जो OAP एंगल है ये OBS एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने इन दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा कि सिंस PQ एंड RS आर लाइंस, अभी मैं ये पैरेलल नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी प्रूव नहीं किया है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है, ऑल्सो द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। कहां से आ गया, वो इक्वेशन नंबर 3 में आपने अभी ऊपर निकाला है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है एंड वी नो दैट alternate interior angles are equal only if lines are parallel। केवल लाइंस पैरेलल होगी तो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। दैट मींस PQ इज पैरेलल टू RS। यही हमको प्रूव करना था। आपने क्या करा, आपने 1 बाय 1 सारे एंगल निकाल दिए, फिर आपने देखा ऑल्टरनेट जो एंगल बन रहे हैं ना वो भी इक्वली बन रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो पक्के से लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही हमको प्रूव करना था। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कि अगर आपने एक सर्कल लिया है, ठीक है, और ये आपने टेंजेंट बनाई है ऐसी कुछ, मान लिया कि जो इसका मीटिंग पॉइंट है हमारे पास, वो मीटिंग पॉइंट हमने क्या ले लिया, मीटिंग पॉइंट हमने ले लिया P। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट एक AB बना लिया। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि अगर ये सेंटर है O, तो आपको क्या प्रूव करना है कि इस टेंजेंट से अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आएगा
कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिया आपने कि थ्रू O ड्रॉ CD विच इज पैरेलल टू AB। एक आउटर पॉइंट से हम किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने O से एक लाइन ड्रॉ करी CD विच इज पैरेलल टू AB। पहली बात तो ये करी, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। मैंने मान लिया एक लाइन PQ है जो कि AB से परपेंडिकुलर है, जो कि CD को R पे कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग CD एट R। मतलब हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपने टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। मैंने उल्टा माना है, मतलब मैंने गलत माना है, ठीक है। अब अगर मैंने ये चीज मानी है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर PQ AB पे परपेंडिकुलर है दैट मीन्स एंगल APR मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये APR जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं क्या, ऑल्सो एंगल PRO is equal to 90 degree as alternate interior angles are equal। ये तो हम मान ही सकते हैं कि ऑल्टरनेट मान क्या सकते हैं, मतलब ये तो होता ही है कि अगर एक 90 है तो दूसरा पक्के से क्या होगा, 90 ही होगा ऑल्टरनेटली, ठीक है। अब आप देखिए, आपको दो एंगल ऐसे ढूंढने हैं, दो एंगल ऐसे ढूंढ के लाने हैं जिससे कि आपका काम बनता हुआ नजर आ जाए। तो एक तो ले लो ROP, ठीक है, और एक ले लो OPA। ROP और OPA को अगर आप देखें तो क्या ये दोनों 180 होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपके कौन से एंगल आ रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा कि सिंस एंगल ROP प्लस एंगल OPA must be equal to 180 degree as both are co-interior angles, यही होगा हमारे पास। अब आप देखिए ROP और OPA, इनमें कुछ कॉमन चीज नजर आ रही है क्या, बिल्कुल नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है कि देखो OPA को अगर आप देखोगे तो OPA तो 90 हो गई होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि वो तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल है। तो मैंने अगर यहां लिखा तो क्या हो जाएगा कि ROP प्लस 90 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये तो हमको पता है ही सही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ROP की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90। अब आप एक ट्राइंगल में देखिए PRO भी 90 है और उसी ट्राइंगल में देखिए ROP भी 90 है। दो एंगल एक ही ट्राइंगल में 90 होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल PRO इज इक्वल टू 90 एंड वी नो दैट, इसको थोड़ी सी स्पेस बढ़ा के फिर लिखते हैं अपन लोग। वी देखो हमारे पास एक ट्राइंगल में दो एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के आ गए, तो हमें पता है दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते। एंड वी नो दैट इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स कांट बी राइट एंगल, नहीं आ सकते। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। कॉन्ट्राडिक्शन आया तो कॉन्ट्राडिक्शन किस केस पे आया होगा, जो आपने माना होगा वही गलत माना होगा। तो क्या माना था आपने, आपने माना था कि हमने PQ को जो परपेंडिकुलर माना था AB के, वो गलत माना था हमने। और अगर वो गलत हुआ तो पक्के से एक ही लाइन होगी OP विच इज परपेंडिकुलर टू AB होगी, और वही हमसे बोला था। सो PQ कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू AB and only OP must be perpendicular to AB, कि ये जो OP होगा यही परपेंडिकुलर होगा AB से। इसका मतलब क्या हो गया, सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
if we draw a line perpendicular to tangent, it will pass through center. ये हमने प्रूव किया, मतलब हमने क्या करा, हमने गलत लेके चले और उस गलत को गलत प्रूव कर दिया। तो जब गलत को गलत प्रूव कर दिया तो सिर्फ ओपी ही बची, जो कि आपकी क्या होगी, सीधा का सीधा एक लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी ए बी से थ्रू द पॉइंट पी। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो एक पहले तो सर्कल बना दो। अब क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4। सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट ए है, तो ये एक पॉइंट ए ले लिया। इससे टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट है। पढ़ लो वापिस से क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से किसी टेंजेंट की जो लेंथ है वो, जो कि खुद पॉइंट ए जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, इज 4 सेंटीमीटर। बस केवल लैंग्वेज का खेल है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ऊपर नीचे 5 और 4 ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 4 और पॉइंट ए से ही सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है 5। तो मैं बोल सकता हूं कि सिंस OP is perpendicular to AP, so using Pythagoras theorem, और Pythagoras theorem से we can write कि OA का जो स्क्वायर होगा वो OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर के इक्वल होगा। वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OP का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर, PA का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो रेडियस वुड बी 3 सेंटीमीटर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज आपको क्रैक करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ये एक बड़ा सर्कल बना दिया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, इसी से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया जो कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यह है कि दोनों का सेंटर इज कॉमन, तो ये O कॉमन सेंटर ले लिया। पहले वाले की रेडियस 5 है, दूसरे वाले की 3 है। अब इसने क्या बोला, हमें एक ऐसी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो कि आउटर वाले पे सेकंड की तरह काम कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए ये एक किसकी तरह काम करेगी, टेंजेंट की तरह, और आउटर सर्कल के लिए ये एक कॉर्ड की तरह काम करेगी। अब क्या क्या डेटा दे रखा है देखो, ये 90 डिग्री पे ही होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ये लेंथ दे रखी है 3, ठीक है। ये जो आउटर रेडियस है ये दे रखी है, आउटर रेडियस कितनी होगी 5, जो कि हमको गिवन है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने A मान लिया, इसको मैंने X और Y मान लिया, ठीक है। अगर डायग्राम समझ में आया तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे को क्या दे रखा है, सिंस OA is equals to 3 सेंटीमीटर इनर रेडियस एंड OY is equals to 5 सेंटीमीटर, देखो आउटर रेडियस है। ऑल्सो OA is perpendicular to XY, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे है वो, है ना, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अंदर वाले सर्कल के लिए तो वो टेंजेंट की तरह ही काम करेगी, तो 90 डिग्री होगा। तो कैन वी से कि OY का स्क्वायर जो होगा वो OA के स्क्वायर और AY के स्क्वायर सम के इक्वल होगा। मतलब हमने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया OAY और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो यहां से AY का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो OY का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो मैंने मतलब AY को पॉजिटिव लेके OA को सेकंड साइड भेज दिया, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। तो AY की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। मतलब A से लेके Y तक की डिस्टेंस हो गई 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ कंप्लीट कॉर्ड, मतलब हमें चाहिए XY, ठीक है। तो अब हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या, कि सिंस वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फॉर टू द कॉर्ड तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर ये रूल आपको पता है, इसका मतलब जो XA होगा वो AY के इक्वल होगा,
और ए वाई तो आपने 4 निकाल ही लिया है, तो एक्स ए भी 4 होगा, तो यहां से एक्स ए की लेंथ भी आ गई। सो कंप्लीट एक्स वाई की लेंथ कितनी आ जाएगी? इट इज एक्स ए प्लस ए वाई, दैट इज 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ये कैसे बाइसेक्ट कर रहा है इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप ऐसा का ऐसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप दोनों ट्राइंगल देख लीजिए, लेफ्ट और राइट वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे आरएचएस क्राइटेरिया से, क्योंकि दोनों की रेडियस कॉमन है, हाइपोटेन्यूज, दोनों में ओए कॉमन है और दोनों में 90 डिग्री है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और सीपीसीटी से एक्स ए जो है वो ए वाई के इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये लॉजिक आता है, तो बस आपने 9th की थ्योरम लगाई और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है? देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? कि उसको घेरना। इसने क्या कर रखा है? इसने सर्कल को घेरा हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है? कि ऑपोजिट साइड का सम जो होता है वो इक्वल होता है। टू प्रूव में क्या है? ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। तो क्या रूल लगाएं? कि सिंस, इसको थोड़ा सा हम अलग पेन से कर लेते हैं, चलो। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि सिंस वी नो दैट कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, कॉमन पॉइंट, आर इक्वल, कहां तक? अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कि अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये हमेशा इक्वल होती है, ये तो हमने पढ़ भी लिखा है ना। तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक इक्वल होती है तो मैं बोलूंगा फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए देखो, ए से दो टेंजेंट निकल रही है, एक आ रहा है पीएस और एक आ रहा है एपी, तो एपी मस्ट बी इक्वल टू पीएस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट ए के लिए देखा हमने। अब पॉइंट बी के लिए देखिए। पॉइंट बी के लिए भी लिख सकते हैं अपन की ऑल्सो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। जो बीपी होगा वो बीक्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी से दो टेंजेंट जा रही है, बीपी और बीक्यू, एंड बोथ मस्ट बी इक्वल। फिर आप सी पॉइंट से देखिए। सी पॉइंट से क्या लिख सकते हैं? कि सी क्यू वुड इक्वल टू सी आर। सी क्यू जो होगा वो सी आर के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। वही ऊपर वाला लॉजिक लगा रहे हैं। एंड ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि डी आर जो होगा वो डीएस के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये कहां से लिखा है? ये पॉइंट ए के लिए टेंजेंट्स लिए, ये पॉइंट बी के लिए टेंजेंट्स लिए, ये पॉइंट सी के लिए टेंजेंट्स लिए, और ये पॉइंट डी के लिए टेंजेंट्स लिए। अब अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो मैंने क्या लिखा? एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मतलब डायग्राम समझ लिया तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, AP प्लस बीपी को एक ब्रैकेट में लिख दिया, CR प्लस RD को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू PS प्लस SD प्लस BQ प्लस QC। मैंने सिर्फ इनको रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब AP और PB को ऐड कर दो तो AB बन जाएगा। ठीक है, CR और RD को ऐड कर दो तो CD बन जाएगा। PS और SD को ऐड कर दो तो, सॉरी, PS की जगह यहां पर आना चाहिए AP इज इक्वल्स टू AS। A है वहां पर वर्टेक्स, तो AS और SD को ऐड कर दो तो यू विल गेट AD, और BQ और QC को ऐड कर दो तो यू विल गेट BC। और यही हमको प्रूव करना था। देखो, दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो यहां से एक रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लो कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है तो उसकी ऑपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होगा। Opposite sides का sum must be equal. So this was question number 8 and I guess it is clear to you. Moving on to the next question. इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि xy and x dash y dash are the two parallel tangents to the circle. ये इस सर्कल पे two parallel tangents हैं। तो एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के अंदर ही मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा इस बार क्वेश्चन में। तो ये अच्छा खासा बड़ा बना दिया हमने, ऐसा सा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल विद द सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB। तो AB भी टेंजेंट देखिए आप, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X dash Y dash एट B। आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो 90 है। मतलब हमें प्रूव करना है ये वाला जो एंगल निकल के आ रहा है ये 90 है। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? मैंने O से C को ज्वाइन कर दिया। ये तो कर ही सकते हैं। अब जैसे ही O से C को ज्वाइन किया, यहाँ पर ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि ये तो 90 हो गई होगा, ये 90 हो गई होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का रेशियो है
तो ये तो आपके होने होने। तो मैंने लिखा सबसे पहले, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मेरा मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ ढंग से, ठीक है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल YPO एंड ट्राइंगल, सॉरी वाई नहीं, इसको ए लेके चलेंगे क्योंकि एंड पॉइंट आप ए ले रहे हैं। तो APO एंड ACO, इनको ढंग से देखिए, ये दोनों स्टार वाले ट्राइंगल। जो AP होगा वो AC के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम A। तो A पॉइंट से अगर आपने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की है तो अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ। फिर OP इज इक्वल टू OC, ये क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, साफ साफ दिख रहा है। एंड OA इज इक्वल्स टू OA, क्यों है ये? क्योंकि बोथ आर कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? सो बाय SSS क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल APO वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड बाय CPCT आई एम मार्किंग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अगर ये एंगल 1 हुआ तो ये भी एंगल 1 होगा, लेट्स सपोज। तो मैंने क्या लिखा? सो बाय CPCT व्हाट आई एम राइटिंग, एंगल AOP is equal to angle AOC and is equal to, let's say it is 1। मैंने ये मान लिया इसको यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया? दो ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया क्योंकि मुझे एंगल ही टारगेट करने थे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? नाउ टेकिंग ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB, OCB और OQB, ठीक हो। अब देखो इसमें भी देखो, ये जो OC है ये OQ के इक्वल है, OC इज इक्वल्स टू OQ, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि OB इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये तो कॉमन साइड है। ऑल्सो BQ जो है वो BC के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि आप देखिए ये दोनों टेंजेंट से, किस पॉइंट से? B पॉइंट से टेंजेंट है। तो B से अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ, सो बोथ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल OQB वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OCB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड बाय CPCT व्हाट आई एम टारगेटिंग द रिमेनिंग एंगल्स। मतलब मैंने इस एंगल O को इस एंगल O के इक्वल ले लिया, तो अगर इसको 2 माना तो इसको भी 2 मान लिया। तो मैंने क्या लिखा? सो बाय CPCT आई एम राइटिंग कि COB इज इक्वल टू BOQ इज इक्वल टू लेट्स से एंगल 2, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया। अब फिर मैंने क्या लॉजिक लगाया? मैंने लगाया कि XY और X डैश Y डैश जो है वो पैरेलल टेंजेंट्स है, और पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि सिंस XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, है ना, एंड PQ is passing through center O, so PQ will be a straight line। PQ एक स्ट्रेट लाइन होगी, प्रूव कर चुके हैं हम इसको। और अगर PQ स्ट्रेट लाइन होगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एंगल POQ मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। देखो मैं फिर एक बार समझा रहा हूं आपको, क्या कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये वाले एंगल जो है ये 90 और 90 इक्वल है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है और लाइंस पैरेलल है। मतलब ये जो PQ है ये एक ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमने ये प्रूव कर दिया PQ स्ट्रेट लाइन होती है। अब मैंने क्या माना? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि कंप्लीट एंगल POQ जो होगा वो 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और अगर ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो इसको ऐड कर दो। तो POQ को क्या लिख सकते हैं अपन डायग्राम से कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर आप डायग्राम में देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को, तो वो बन रहा है एंगल AOB, और हमें यही प्रूव करना था कि AOB 90 डिग्री के इक्वल होगा। देख लीजिए, ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 180 होगा, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180 होगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस 2 का एक पोर्शन लोगे तो वो 90 होगा पक्के से।
यही हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको एज अ रिजल्ट याद रख लेना है कि दो पैरेलल लाइंस है और एक तीसरी भी आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के सेंटर पे हमेशा राइट एंगल जनरेट करते हैं। ये आपको याद करना है। प्रूफ मैंने बता दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the circle। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आप ढंग से इसकी लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो। ये एक्सटीरियर पॉइंट P ले लिया, P से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है, एक ले लिया PA यहां पर और एक ले लिया PB यहां पर। सेंटर ले लिया मैंने O, ये रहा सेंटर O। हमें क्या बोला है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कि ये जो एंगल है जो कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, तो मैंने मान लिया ये थीटा है, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन किया मैंने। इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल सेंटर पे बनेगा, ये जो सेंटर पे बनेगा, ये कितना होना चाहिए? ये इससे सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब क्या बोला गया कि टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल O मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी लैंग्वेज ही ढंग से पढ़नी है बच्चों। क्या बोला कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो किससे सप्लीमेंट्री होना चाहिए? कि अगर आपने दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाया, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाया, तो आपको वो जो एंगल बना रहा है सेंटर पे उसके साथ सप्लीमेंट्री होना जरूरी है। ये हमें प्रूव करना है। इसको हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि सिंस PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू 360। इनका सम 360 होना चाहिए। अब एंगल A कितना होगा इस क्वाड्रिलेटरल में? तो ऑब्वियसली इट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन है और ये भी रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल P प्लस 90 प्लस O प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 360। अब ये 90 90 उधर जाएगा तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180, सो ओवरऑल इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एंगल P प्लस एंगल O जो है वो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, हल्का फुल्का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कि अगर एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने ये एक पैरेललोग्राम ऐसा बना दिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स ले लिया अपन ने, लेट सपोज डी तो हम ले ही चुके हैं ना, तो EFGH ये हमने पॉइंट्स ले लिए। हमको क्या बोला गया? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम व्हिच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा। तो यहां से पहली बात तो जो जो हमारे पास है उसको हम लेके तो चल ही सकते हैं, है ना। तो हम क्या करें? हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि सिंस वी नो दैट कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ये तो रिलेशन हमको पता ही है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन देन अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ। ये बार बार थ्योरम इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आपको याद ही हो जाए। अगर ये इक्वल होती है लेंथ वाइज तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए देखें तो AE प्लस AH या AE जो होगा वो AH के इक्वल होगा। फिर ऐसे ही देखिए EB जो होगा वो BF के इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट A से लिया है, ये पॉइंट E से B से लिया है। फिर अगर तीसरा देखें
तो CF जो होगा वो CG के इक्वल होगा एंड ऑल्सो DG जो होगा वो DH के इक्वल होगा। ये हमने क्या किया, वही एक्सटर्नल पॉइंट देखे, वही अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखी और वही लेंथ आपने क्या कर दी, इक्वल ले ली। अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर मैंने यहां से किया इसको, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इन सबको जोड़ दें, एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 को ऐड कर दें तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट AE प्लस EB प्लस CG प्लस DG इज इक्वल टू AH प्लस DH को पहले लिख दिया, प्लस BF प्लस CF। अब डायग्राम पढ़ते जाइए और ब्रैकेट बनाते जाइए। AE और EB को ऐड करो तो AB बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो CG और GD है इसको ऐड करो तो ये CD बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर देखिए AH और DH को ऐड करो तो ये AD बन जाएगा और BF और CF को ऐड करो तो ये कितना बन जाएगा, BC बन जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक थ्योरम प्रूव कराई थी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो आप देखो आपका काम बनता हुआ दिख रहा है कि आपको बिल्कुल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है समझना। यहां तक हमने क्या प्रूव कर दिया कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के इक्वल है, ठीक है। बट गिवन क्या है, बट गिवन इज ABCD इज पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB की वैल्यू जो होगी वो CD के इक्वल होगी और AD की वैल्यू जो होगी वो BC के इक्वल होगी। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर AB और CD इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं, और AD और BC इक्वल है तो इसको ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं। तो यहां से AB की लेंथ किसके इक्वल आ गई, AD के इक्वल आ गई। और अगर AB और AD इक्वल हो गई, दैट मीन्स अगर हम सबको इक्वल कर दें तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD आ गया, चारों इक्वल आ जाएंगे। आप देख लो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हुए तो मैं यहाँ पर डायग्राम में समझाता हूं। अगर ये AB की लेंथ x माना तो ये CD की लेंथ तो x थी से, क्योंकि पैरेललोग्राम था। और आपने क्या प्रूव कर दिया कि AB जो है वो AD के भी इक्वल है, तो ये भी x हो गया। तो जो बची हुई साइड है वो भी x हो गई ऑपोजिट, तो चारों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स इट विल बी अ रोम्बस। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस इससे आधा क्वेश्चन हमने ऊपर कर रखा था और आधा क्वेश्चन हमने यहां पर कर दिया इस क्वेश्चन का। सो आई गेस दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। 12 ने क्या बोला, तो 12 का भी डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखो बड़ा बनाएंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा और चीजें विजुलाइज भी ढंग से हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम, इसको और साइड में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हमें क्या बोला, एक ट्राइंगल ABC है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ द रेडियस 4। ये रेडियस जो है ये अपने को क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि सच दैट द लाइन सेगमेंट BD एंड DC into which the BC is divided by the point of contact D is 8 and 6। ये 6 और 8 के रेशियो, मतलब 6 और 8 की लेंथ में डिवाइड हो रही है। आपको निकालना है AB और AC की लेंथ। चलिए क्या करें, एक काम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि ज्वाइन OA OB एंड OC, O को ABC तीनों से ज्वाइन कर दो। तो ये OC को ज्वाइन कर दिया, ये OB को ज्वाइन कर दिया और ये OA को ज्वाइन कर दिया। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ OE which is perpendicular to AC and OF which is perpendicular to AB। also draw OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB। इसकी लेंथ भी 4 होगी और इसकी लेंथ भी 4 होगी। क्यों, क्योंकि OD OE OF जो है ये रेडियस है। तो यहां पर OE is equals to OD is equals to OF होगा, बिकॉज ऑल आर रेडियाई 4 सेंटीमीटर, है ना। क्यों, क्योंकि ये सब R के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अब फिर और चीज देखते हैं क्या, कि सिंस CE इज इक्वल टू CD, CE और CD इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल है। दैट मीन्स इन दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, CE की लेंथ भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ऑल्सो BD जो होगा वो BF के इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये भी टेंजेंसी है। B से BD बना और B से BF बना और दोनों की लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई।
अब मैंने क्या मान लिया, मैंने जो बची हुई लेंथ है उसको x मान लिया, तो लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर ले लिया, ये भी x सेंटीमीटर ले लिया। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 6 प्लस एक्स एंड 8 प्लस एक्स। पहले तो जो हमने ये अज्यूम किया है इसको ढंग से विजुलाइज करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसके मेन पार्ट पे, प्रूविंग पार्ट पे। ठीक है, यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को अगर इस डायग्राम में पढ़े तो वी कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओए। कि अगर एबीसी को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओए। डायग्राम देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ एओबी, एओबी को देखिए डायग्राम में तो वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है एओबी का, तो वो आपको एबी दिख रहा है, उस पे हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। एओबी को देखिए बेस इज व्हाट ए बी और हाइट इज 4। फिर ऐसे ही अगले पे देखिए बीओसी का बेस कितना होगा बीसी और हाइट कितनी दे रखी है 4। फिर ऐसे ही हाफ ऑफ सीओए का बेस कितना होगा एसी और हाइट कितनी दे रखी है रेडियस दैट इज इक्वल टू 4। तो पहले ए बी बी सी और सी ए जो आपने माना है वो वैल्यूज प्लेस कर दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया, देखो हाफ ऑफ, एक काम करते हैं हाफ से इसको कैंसिल ही कर देते हैं, सब जगह हाफ से 4 2 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया एक काम अपना। अब ए बी की लेंथ डायग्राम के हिसाब से कितनी है, x प्लस 8, तो x प्लस 8 इंटू 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही BC की लेंथ कितनी है, तो BC की लेंथ है आपके पास 14, तो ये तो सीधी सीधा 14 हो गया। और AC की लेंथ कितनी है, x प्लस 6। यहां तक आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन लेंदी जरूर हो सकता है लेकिन ये बहुत सिंपल है अगर आप ढंग से समझेंगे तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या निकल के आया अपने पास, ये आ गया 2x प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 12। ठीक है, तो 2x और 2x हो गया 4x, 16 और ये सब मिलके हो गए 56। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 4x प्लस 56। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14। दिस इज आई एम मार्किंग इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला विद रिस्पेक्ट टू एओबी बीओसी एंड सीओए। यहां तक हमने कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, ऑल्सो वी कैन फाइंड एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं हम, यूज करके निकाल सकते हैं। तो ए बी की लेंथ कितनी है वो देखो, बी सी की लेंथ कितनी है वो देखो और ए सी की लेंथ कितनी है वो देखो। ठीक है, तो ए बी की लेंथ कितनी है अपने पास x प्लस 8, तो ए बी की लेंथ इज गिवन एज x प्लस 8 एज पर आवर अजम्पशन। बी सी की लेंथ कितनी है वो 14 दे रखी है और ए सी की लेंथ हमने कितनी मानी है x प्लस 6। तो क्या हम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्या एबीसी का एरिया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, सो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, क्योंकि वही होता है हीरोन्स फॉर्मूला में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तीनों का सम, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और 8 14 और 6। ठीक है, तो 6 और 8 हो गया 14, 14 हो गया 28 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कुछ स्टेप्स खाई है तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14, ये आ गया s। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब आप बेटर ये है कि आपके पास s तो आ ही गया है, ठीक है, s माइनस है, s माइनस b, s माइनस c और निकाल लीजिए पहले ही, फिर उसके बाद फॉर्मुलेट कीजिए। तो अगर s आ गया है तो s में से पहली साइड को घटा दो, किसी को भी घटा दो, है ना, तो s कितना है x प्लस 14, उसमें से घटा दो a को, पहली साइड को, तो मैंने x प्लस 8 पहली साइड ले ली। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। जब इसको सॉल्व किया तो 6 आया, मतलब s माइनस a की वैल्यू 6 आ गई। अब s माइनस b निकालो, s माइनस बी क्या हो जाएगा कि x प्लस 14 में से दूसरी साइड घटा दो, दूसरी साइड कितनी है 14 की है, तो 14 से 14 कट होके ये तो x दे देगा। फिर s माइनस सी देखो, s माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 14 में से, सॉरी x प्लस 14 में से घटा दो x प्लस 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, सो इट इज बेसिकली 8 विच इज s माइनस
सी। तीनों लेंथ आ गई हमारे पास, तीनों को फॉर्मुलेट कर दो तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अंडर रूट में एस, एस कितना है अपने पास एक्स प्लस 14 सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए कितना निकला 6, एस माइनस बी कितना निकला एक्स, एस माइनस सी कितना निकला 8। ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, अब एरिया तो ट्राइंगल एबीसी का ही निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों एरिया और ट्राइंगल एबीसी दे रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, अंडर रूट में एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8, या चलो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 6 इंटू 8 ही लिखा रहने देते हैं इसको। यहां तक हमने कर लिया। अब क्या करें, हमें तो x निकालना है, देखो क्योंकि x से ही बाकी की साइड्स डिपेंड कर रही है, तो मैंने क्या करा, स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, ये 4 से हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब दोनों में x प्लस 14 इज कॉमन, तो मैं चाहूं तो सबको एक तरफ ले जाके कर सकता हूं, चाहूं तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूं। कैंसिल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस 14 जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x कभी भी माइनस 14 नहीं हो सकता, और अगर कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है तो वो आप कैंसिल कर सकते हो। x माइनस 14 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x लेंथ को शो कर रहा है, इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बच गया, 16 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 6 इंटू 8। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने प्रोडक्ट नहीं किया था। अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो 2x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 6x हो गया। तो यहां से 4x की वैल्यू कितनी आ गई 28 और x कितना आ गया 7। अब अगर x 7 आ गया तो हमारे पास बाकी की दो साइड्स आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे, तो मैं लिख दूंगा सो AB की लेंथ कितनी दे रखी थी, AB की लेंथ अपने को दे रखी थी x प्लस 8 ली थी शायद अपन ने, देख लेते हैं। हाँ, AB वॉज x प्लस 8, तो अगर x की वैल्यू 7 आई है तो इट इज 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 इज 15 सेंटीमीटर। और AC निकालना था तो AC हमने अज्यूम किया था x प्लस 6, तो वो हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो जो साइड्स आएंगी वो कितनी आएंगी 13, 15 एंड 14। दिस वुड बी द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रेडियस लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एरिया को, और उससे एक इक्वेशन x में निकाली, एक इक्वेशन हमने हीरोन्स फार्मूला की फॉर्म में निकाला, दोनों को इक्वेट करके x निकाल दिया। और x प्लस 14 से x प्लस 14 कैसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर x प्लस 14 को 0 माना तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता, और अगर 0 नहीं हो सकता है तो आप सीधे सीधे उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। ठीक है, इसको कैसे बना सकते हैं हम, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस तरीके से, ये एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इस क्वाड्रिलेटरल ने क्या करा, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो ये एक सर्कल ले लिया, इसको सर्कमस्क्राइब करता होगा ऐसा सा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये ए बी सी डी ले लिया क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स कोई सी भी सेट ले लो, तो मैंने एक ए बी ले लिया सेट ऐसा, और एक सी डी ले लिया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कितने डिग्री के होंगे, उन दोनों का सम 180 होगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज ऑफ 180 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड मतलब बनाती है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, हमें ये प्रूव करना है। तो ये तो हो गया इसका प्रूविंग पार्ट कि कैसे प्रूव करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन लिया, कंस्ट्रक्शन में क्या लिया मैंने, यहां से यहां से यहां से और यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जो इसको लेट सपोज P Q R और S पे मिल रहे हैं, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये 90 होगा।
क्यों होंगे? क्योंकि भैया साफ साफ दिख रहा है रेडियस है तो परपेंडिकुलर तो हो गई होगा रेडियस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, मतलब नाउ ड्रॉ OP is perpendicular to CD, OQ is perpendicular to BC, OS is perpendicular to AD and OR is perpendicular to AB। चारों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जो कि रेडियस की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग ट्राइंगल OPD एंड ट्राइंगल OSD। ये वाले ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो मैं ये वाला और ये वाला, है ना। अगर चाहो तो इसको साइड में बना सकता हूं मैं, ये कुछ ऐसा सा डायग्राम में से निकलता हुआ दिखेगा तुमको, ये ऐसा सा, ये O है, ये D है, ये S है, ये P है, ये 90 है, ये 90 है। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या मिल रहा है। ये जो DS है ये PS के PD के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर इक्वल इन लेंथ, पहली लाइन तो ये इक्वल हो गई। ये जो OS होगा ये इस OP के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, और ये थर्ड लाइन कॉमन है। तो मैं एक को प्रूव करके बता रहा हूं, बाकी सबको सिमिलरली लिखूंगा। तो मैंने क्या लिखा कि DP इज इक्वल्स टू DS, क्यों? क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम D। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा कि OS जो है वो OP के इक्वल है क्योंकि ये तो रेडियस है, इक्वल होंगी होंगी। और मैंने OD को क्या ले लिया, कॉमन साइड, OD इज कॉमन साइड। तो मैं लिख सकता हूं क्या, सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल OPD वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OSD। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल POD मस्ट बी इक्वल टू एंगल SOD। POD जो होगा वो SOD के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो मैंने इन दोनों पे ये इक्वल वाला साइन लगा दिया कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, अब अगर ये 1 1 मैंने प्रूव कर दिया तो आप बताइए कि बाकी के भी सिमिलरली लिख सकते हैं आप तो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सिमिलरली ट्राइंगल, अब मैं देखो ये मैंने D के रेस्पेक्ट में लिए थे, अब मैं A के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो OSA वुड बी कॉन्ग्रुएंट विथ ORA बाय अगेन SSS क्राइटेरिया। देखो मैं डायग्राम में समझा रहा हूं, OSA ये रहा ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ORA ये रहा ऊपर वाला ट्राइंगल। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगी, रेडियस से थर्ड लाइन कॉमन होगी। तो CPCD से क्या मैं लिखूंगा कि अगर ये एंगल 2 है तो डेफिनेटली ये वाला भी एंगल 2 ही होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सो बाय CPCD एंगल SOA इज इक्वल टू एंगल ROA इज इक्वल टू एंगल 2। ये मैंने एंगल 2 माना और ये ऊपर वाला एंगल 1 माना था मैंने। ठीक है, ऑल्सो ट्राइंगल, अब तीसरा देखो, तीसरा मैं किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, B के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, OQB एंड ORB ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो OQB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ORB, और ये भी SSS से ही होगा। और CPCD से ये क्या दे देगा कि QOB is equal to ROB and let's say this is angle 3। ठीक है, कैसे SSS लग रहा है मैं डायग्राम में ही समझा देता हूं। ये OR और OQ रेडियस है, ये B से टेंजेंट्स हैं, इक्वल होंगी और ये थर्ड लाइन कॉमन है। तो अगर ये वाला एंगल 3 लिया तो ये वाला भी एंगल 3 होगा। सिमिलरली मैं ये वाला एंगल 4 लूंगा तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर C मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो ट्राइंगल COP would be congruent with triangle COQ। एक बार नेमिंग ढंग से देख लेते हैं, COP और COQ ही होगा ना, COP एंड COQ would be congruent, बिल्कुल। और उससे क्या हो जाएगा, ये भी SSS से होगा। एंड बाय अगेन CPCD आई एम राइटिंग कि एंगल COP इज इक्वल टू एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल 4। ये मैंने क्या कर लिया, मैंने इन चारों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि सिंस एंगल O इज अ कंप्लीट एंगल देन विद डायग्राम वी कैन से twice of angle 1 plus twice of angle 2 plus twice of angle 3 plus twice of angle 4
मस्ट बी इक्वल टू 360। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपने एंगल्स के सेगमेंट निकाले ना 1 1 2 2 3 3 4 4, इन सबको जोड़ दोगे तो 360 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 अगर कॉमन ले लें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखो, मैंने 1 और 4 को एक साथ ले लिया और 2 और 3 को एक साथ ले लिया। तो आई एम राइटिंग एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होंगे ये भी 180 होंगे कि 1 प्लस 4 जो होगा वो 2 प्लस 3 के इक्वल होगा। अब 1 प्लस 4 को डायग्राम में देखिए सीओडी बन रहा है और 2 प्लस 3 को डायग्राम में देखिए एओबी बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट मीन्स 1 प्लस 4 इज सीओडी एंड 2 प्लस 3 इज एओबी। आप डायग्राम अपने कॉपी में बना के देखिएगा, आपको दिख जाएगा, क्योंकि मेरा डायग्राम ऊपर पड़ रहा है, आप उसको कॉपी में बना के करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। और यही हमको प्रूव करना था कि अगर ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है तो वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। तो पहली चीज तो क्या करी हमने, ट्राइंगल्स के सेट लिए, उनको 1 बाय 1 कॉन्ग्रुएंट करा एसएसएस क्राइटेरिया से, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 के पोर्शन आ गए। अब सबको जोड़ दो तो 360 होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस 4 को एक साथ ले लो, 2 प्लस 3 को एक साथ ले लो, तो 1 प्लस 4 बना रहा है सीओडी, 2 प्लस 3 बना रहा है एओबी। दोनों का अगर आप मैच करोगे तो बोथ विल बी सप्लीमेंट्री एंगल। तो यही हमको प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 10.2। आई गेस समझ में आ गई होगी। इन केस कोई डाउट रह जाए तो एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।